Hello dear students, today we are going to discuss about the measurement of potential difference। क्योंकि हम इस चैप्टर में अलग अलग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को मेजरमेंट करने के लिए कैसे कैसे प्रिंसिपल को यूज करते हैं और कैसे अलग अलग क्वांटिटीज को मेजर करते हैं वो सब सीख रहे हैं। तो आज हम इस आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेजर किया जाता है। तो सबसे जो सिंपल और आसान एक डिवाइस होती है उसका नाम है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एज नेम सजेस्ट वोल्टेज मेजरमेंट। तो वो क्या करता है, उसका प्रिंसिपल, वर्किंग, वो सारी चीजें हम सीखेंगे थर्ड यूनिट में। अभी मैं सिर्फ आपको उसकी इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। वोल्ट मीटर जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है। उसमें क्या होता है कि जब करंट चलता है उसके अंदर से तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जिन दो पॉइंट के बीच में उसको जोड़ते हैं, जितना ज्यादा करंट उसमें फ्लो करेगा उतना ज्यादा उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा और उतनी ही ज्यादा उसकी रीडिंग आएगी, मतलब वो उतना ही उन दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज को बताएगा। तो इस तरह से कुछ उसका प्रिंसिपल है। तो उसमें क्या होता है एक्चुअली, उसका प्रिंसिपल एंड वर्किंग पूरा कॉन्सेप्ट उसका वहां पे हम बात करेंगे। मैं सिर्फ उसको एक बार में बना के दिखाता हूं। मान लिया ये एक रेजिस्टेंस R है, मतलब लोड है ये, और इसके दोनों पॉइंट्स पे, दोनों एंड पे, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, हमें मेजर करना है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के अक्रॉस। तो हम क्या करते हैं, एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। ये वोल्ट मीटर का काम है पोटेंशियल डिफरेंस बताना। इसका प्रिंसिपल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पे उसके इफेक्ट की वजह से काम करता है। कैसे काम करता है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस अबाउट इट इन वेरी डीप बट इन थर्ड यूनिट। तो अभी मैं सिर्फ ऐसे बताता हूं कि ये कैसे काम करेगा। हम इस वोल्ट मीटर को क्या करते हैं, इसके पैरेलल में अप्लाई कर देते हैं इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस A एंड B। तो एक बड़ी ही सिंपल डिवाइस होती है ये, जैसे एक दीवार, एक छोटी घड़ी होती है हमारी, इस तरह का लगभग इतने साइज की होती है। उसके दो वायर निकले रहते हैं, एक को यहाँ लगा दो, एक को यहाँ लगा दो। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, मान लिया यहां से ये करंट I जो है 5 एम्पियर जाता है। अब ये रेजिस्टेंस जो है मान लिया 100 ओम है, ये हमने मान लिया। तो एक्चुअल में इनके A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट है 5 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस है 100 ओम। तो ये एक्चुअल तो है 500 वोल्ट, इतना पोटेंशियल डिफरेंस है। और इसी को मेजर करने के, ये तो अभी थ्योरेटिकल हमें पता है, लेकिन हम चाहते हैं इसको मेजर करें। तो इसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ये I करंट और ये, आप सोचो कि ये दोनों चीजें पता ही है तो फिर हम ये सब लगाने की क्या जरूरत है। तो एक्चुअल में हमें करंट की रीडिंग नहीं पता है, हम तो मान रहे हैं कि हमने इसको ऐसे दिया और इसको ऐसे, ये हाँ रेजिस्टेंस की रीडिंग हमें पता होती है कि ये रेजिस्टेंस जो है 99% हमें पता होता है कि यहाँ पे इतना लोड लगा है, ये मतलब इसका इतना रेजिस्टेंस है, लेकिन ये नहीं पता होता तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर देते। तो हम ऐसे ही आपको कुछ इसमें जो गलतियां हैं या इसके जो वीक पॉइंट है उनके बारे में बताना चाहता हूं, इसलिए मैं इसको वर्किंग को बता रहा हूं। तो आप क्या चाहते हो, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हो, लेकिन रियल में क्या है, इन दोनों के बीच का 500 वोल्ट है। अब आप अगर यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा देते हो तो वोल्ट मीटर को खुद को चलने के लिए भी कुछ करंट की अमाउंट की जरूरत होती है, कुछ करंट हमें लगाना पड़ता है तभी वो चलेगा। मान लिया इस 5 में से 1 एम्पियर करंट जो है इधर चला गया। अब बाकी जो बचेगा 5 में से 4 एम्पियर, तो वो इधर जाएगा। अब देखो आप, ये 1 एम्पियर करंट किस लिए यूज हो गया, सिर्फ इस वोल्ट मीटर को चलाने के लिए यूज हो गया। तो अब यहाँ कितना बचा, 4 एम्पियर। इस 4 एम्पियर के साथ और ये 100 ओम, तो अब ये कितनी रीडिंग शो करेगा, ये रीडिंग शो करेगा V इज टू I इंटू R, लेकिन I तो अब बचा कितना, 4 एम्पियर इंटू 100, तो ये तो 400 वोल्ट को ही शो करेगा। लेकिन रियल में कितनी है, 500 वोल्ट है। तो इसका मतलब इसने तो कुछ गलत रीडिंग, गलत का मतलब क्या है, क्या करे ये, इसको खुद को चलने के लिए चाहिए। तो फिर क्या करते हैं, रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में, मतलब सॉरी वोल्ट मीटर के साथ एक हैवी रेजिस्टेंस लगा देते हैं सीरीज में, और वो एक वोल्ट मीटर में इटसेल्फ उसमें अंदर में ही लगा देते हैं।
ताकि वोल्ट मीटर जो है एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस बन जाए। तो मान लिया बहुत ही हैवी रेजिस्टेंस लगा दिया और ये बहुत ही हैवी रेजिस्टेंस डिवाइस बन गई, तो इसमें फिर भी कुछ तो करंट जाएगा। मान लिया इसमें फिर अगर करंट जाएगा 0.1 एम्पियर, कुछ तो जाएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल कुछ नहीं गया तो ये चलेगा ही नहीं, चलेगा नहीं तो रीडिंग नहीं दिखाएगा। अब अगर इसमें 0.1 एम्पियर करंट जाएगा तो इधर कितना जाएगा, 5 माइनस 0.1 4.9 एम्पियर। अब रीडिंग कितनी आएगी, 4.9 करंट इनटू रेजिस्टेंस 100, तो ये बन गया 490 वोल्ट। तो एक्चुअल रीडिंग तो अब भी नहीं आई। तो वोल्ट मीटर जो है कभी भी हमें एग्जैक्ट या बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे सकता, क्योंकि उसको चलने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ करंट चाहिए और वो उस नेट करंट में से डिक्रीज हो जाती है, इसलिए उसकी जो वैल्यू जो ये शो करता है ये हमेशा कम शो करता है। तो इससे एक आइडिया तो आ जाता है, बड़ी अच्छी बात है कि हम ज्यादा हैवी रेजिस्टेंस लगा के इसको एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस बना के ऐसा तो कर सकते हैं कि ये कम से कम करंट ले, जिसकी वजह से ये लगभग बिल्कुल एग्जैक्ट के अप्रोक्सीमेट वैल्यू को दिखाए, उसके आसपास दिखाए, लेकिन ये कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिखा सकता। एग्जैक्ट वैल्यू हम कब देख सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू तो कुछ ऐसा बने कि इसके अंदर से करंट जाए ही नहीं, कोई ऐसी डिवाइस हो जो खुद के चलने के लिए कोई करंट ना ले लेकिन फिर वो रीडिंग दे दे। तो फिर उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं नेट पोटेंशियल डिफरेंस, और ये जो काम करता है ये करता है पोटेंशियोमीटर, जिसकी वर्किंग प्रिंसिपल एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर। वोल्टमीटर की वर्किंग प्रिंसिपल, इसका पूरा स्ट्रक्चर, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे थर्ड यूनिट में। लेकिन अभी मेरे को बताना था कि वोल्टमीटर जो है वो एक एक्यूरेट डिवाइस नहीं है, इसलिए हमारे को एक बिल्कुल एक्यूरेट डिवाइस की जरूरत है जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। तो इस तरह की सिचुएशन में जब हम फंस जाएं कि किसी चीज की हमें उसकी कैपेबिलिटी या उसका पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसमें से कोई भी दूसरा उसको इस्तेमाल ना करे, तो ये एक प्रैक्टिकल लाइफ में, पहले मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे हम क्या चाहते हैं, एक मशीन है, जेसीबी मशीन सबने देखी है, इस तरह की कोई मशीन है, हम चाहते हैं कि उसकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैपेबिलिटी क्या हो, उसका बारे में हम पता करें, मेजरमेंट करें। तो अब अगर आप सबसे पहले क्या करते हो, उसके ऊपर 1000 केजी वजन रख दिया और फिर वो मशीन चल रही है। आपने 1000 केजी रख दिया, बोल रहे हैं कि इससे ज्यादा मशीन नहीं ले रही है, लेकिन आप उस मशीन को चला भी रहे हो साथ की साथ, तो कुछ एनर्जी उसकी चलने में भी खत्म हो, क्योंकि इंजन तो एक ही है, टोटल जो एनर्जी आउटपुट दे रहा है वो तो इंजन दे रहा है, उसमें से कुछ तो उसने 1000 केजी वेट को उठाने में लगा दिया और कुछ उसने लगा दिया चलने में। तो उसको, उसका दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको चलाओ नहीं, एक ही जगह खड़े खड़े ये अपने उससे आगे वाले लोड कैरिंग वाली जो उसका वो होता है उससे कितना उठा सकती, हो सकता है वो 200 केजी और उठा दे, 1200 या 12000, जो भी, मतलब मैं एग्जांपल देता हूं। तो अगर वो मशीन चलेगी नहीं और सिर्फ लोड उठाती है, उस टाइम पे उसके इंजन की जो है हम मैक्सिमम कैपेबिलिटी को पता कर सकते हैं। तो इंजन मशीन जो है चलनी नहीं चाहिए। इसी को दूसरा एग्जांपल, एक आदमी है, उस आदमी की मैक्सिमम ताकत के बारे में पता करना है। मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, उस आदमी के ऊपर हमने मान लिया 50 केजी वजन रख दिया, उस वजन को लेके वो चल रहा है, तो फिर हम कहते हैं अगर कि ये ही इसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी है। तो अब हम दूसरी सिचुएशन में क्या करते हैं कि उस आदमी को बोलते हैं कि आपको चलना नहीं है, सिर्फ मैक्सिमम आप अपने सिर पे कितना वजन उठा के खड़े हो सकते हो वो करके दिखाओ। तो हो सकता है उस सिचुएशन में वो 60 और 70 केजी भी उठा ले। तो ये दूसरी सिचुएशन क्या बन गई कि वो चल नहीं रहा है, सिर्फ उसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी पता करनी है। तो ये चलने वाली सिचुएशन क्या है, वोल्टमीटर, जेसीबी मशीन का बताया या आदमी का बताया, अगर वो चलेगा तो वो मैक्सिमम कैपेबिलिटी नहीं शो कर सकता। मैक्सिमम कब कर सकता है, एक जगह खड़े खड़े मैक्सिमम कितना उसके अंदर वर्क डन करने की कैपेबिलिटी है, विच इज नोन एज पोटेंशियल। तो वो तभी मेजर हो सकता है जब वो डिवाइस जो है खड़े खड़े उसको मेजर करे। अब इसी तरीके को हम अप्लाई करेंगे पोटेंशियोमीटर में। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर।
अब जैसे अगर इस सर्किट में ये बैटरी लगी हुई है तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसकी वजह से करंट कैसे फ्लो करेगा, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। और यहां मान लिया एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, और जब ये इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है, मान लिया गैल्वेनोमीटर उस टाइम पे इस तरीके से लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होता है। अब हम क्या करते हैं, इसी सर्किट में एक और बैटरी लगा देते हैं जो इसकी वजह से करंट जो फ्लो होने वाला है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करवाए करंट का। तो इधर पॉजिटिव था तो इधर ही पॉजिटिव लगा दिया मैंने। अब ये बैटरी क्या करेगी, ये बैटरी तो करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो करवाएगी और ये बैटरी इस डायरेक्शन में फ्लो करवाएगी। तो किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, हम बोलेंगे अगर ये बैटरी स्ट्रॉन्ग है तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, और अगर ये बैटरी स्ट्रॉन्ग है तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। और ये जो चीज है गैल्वेनोमीटर, ये एक ऐसी डिवाइस होती है विच इज शोइंग अबाउट द करंट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर ये करंट इस तरीके से फ्लो होता है एंटी क्लॉकवाइज तो ये इधर डिफ्लेक्ट होगी, और अगर इसकी वजह से ऐसे करंट फ्लो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगी। और अगर ये दोनों की वजह से ये दोनों ही बराबर हैं तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये बिल्कुल बीच में आ जाएगी सेंटर में, मतलब कोई करंट फ्लो नहीं होता है। तो ये हमारे को बताएगी करंट फ्लो के बारे में कि किस डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब हम एक बैटरी के पोटेंशियल को पता कर सकते हैं। मान लिया ये एक अननोन बैटरी है और ये जो है नोन बैटरी है, तो हम एक अननोन बैटरी के पोटेंशियल के बारे में पता कर सकते हैं अगर हमें इस नॉन बैटरी के पोटेंशियल के बारे में पता हो तो अब हम इसी प्रिंसिपल में पोटेंशियोमीटर का काम लेते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, जैसे एक बैटरी लगा दी, हम चाहते हैं इसकी वजह से भी करंट फ्लो ना हो, इसकी वजह से भी करंट फ्लो ना हो। तो जब इस बैटरी को आप लगा दोगे, लगाने के बाद अगर ये स्ट्रॉन्ग होगी तो करंट को इधर फ्लो करवाएगी, और अगर ये स्ट्रॉन्ग होगी मतलब ये इससे वीक रह जाएगी तो ये इसको फ्लो करवाएगी। तो हमारे को एक ऐसी नॉन बैटरी चाहिए जिसके पोटेंशियल को हम वेरी भी कर सके, और वेरी करने मतलब चेंज करने के बाद उसका कितना पोटेंशियल है किसी भी टाइम वो भी पता चल जाए। तो हमारे को किस चीज की जरूरत है, एक ऐसी बैटरी की जरूरत है। लेट मी चेक। ओके, हमारे को एक ऐसी बैटरी की जरूरत है जिसका पोटेंशियल जो है एक तो वेरी हम कर सकें हमारी मर्जी से, और उसका पता भी हो कि इतना है। तो ऐसा अगर आप कर दोगे तो इसके बारे में अगर पता कर दोगे तो इसका पता चल जाएगा। तो ये एक ऐसी कंडीशन बन गई, एक पहलवान है जो हमारे हाथ में है, जिसके बारे में हमें ये पता है कि ये कितना फोर्स लगा रहा है, हम पता कर सकते हैं, और उसका फोर्स जो है वो वेरिएबल भी है। भाई वो 2 न्यूटन भी लगा सकता है, वो 500 न्यूटन भी लगा सकता है, और वो कितना लगा रहा है ऐसी भी कोई हमारे पास डिवाइस है कि उस पहलवान का वेट हम फोर्स हम बता सकते हैं। अब एक अननोन है पहलवान जिसकी हमारे को कुछ नहीं पता, और उसका हमें पता करना है कि इसकी कितनी कैपेबिलिटी है, तो वो उसको लेके आते हैं, जिसकी पता है उसके सामने लगाते हैं, तो दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। जिसका नहीं पता वो अपना जब मैक्सिमम फोर्स लगा रहा होगा तो जिसके बारे में हमें पता है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, वो कम करे या ज्यादा करे, लेकिन उसका क्या काम है, अननोन पहलवान के बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में उसने फोर्स लगाना है, तो वो वेरी करेगा। तो वो जब उसके बिल्कुल एग्जैक्ट उसके बराबर फोर्स लगा रहा होगा तो ना तो वो उसको आगे धकेल पाएगा, ना वो उसको पीछे की डायरेक्शन में धकेल पाएगा। तो उस टाइम पे कोई भी मोशन नहीं होगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ऐसी सेम सिचुएशन बन गई। तो हमें एक नॉन ऐसी बॉडी की जरूरत है जो करंट या पोटेंशियल कम ज्यादा निकाल सकती है, और जितना निकाल सकती है उसका हमें पता होना चाहिए। तो फिर हम एक अननोन बैटरी का पोटेंशियल
पता कर सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम पोटेंशियोमीटर बनाते हैं। तो पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, let me make this figure, then I will explain you. ये क्या है, ये वायर है ऐसे, ये गया, ये कॉपर स्ट्रिप है, इस कॉपर स्ट्रिप से इधर आ गया। ये कॉपर स्ट्रिप क्यों लगाई, ताकि ये वायर मुड़ने में, बेंडिंग में उसकी लेंथ जो है वेस्ट ना हो। हम इस वायर की जो लेंथ है वो एग्जैक्ट चाहते हैं। और इसके ऊपर क्या है, एक स्केल लगा रहता है 1 मीटर का, इसके ऊपर ऐसे सेंटीमीटर और ये मिलीमीटर, छोटे छोटे 1000 मिलीमीटर या 100 सेंटीमीटर जिसको आप बोलते हो, 1 मीटर इसके बराबर होता है। तो ये वायर है, इसमें से करंट फ्लो कर सकता है, और ये 1-1 मीटर के 5 बन गए। ये एक बैटरी है जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये बैटरी इसके अंदर ऐसे करंट फ्लो करवा सकती है। ये एमीटर क्या है, करंट को मेजर करेगा। और ये रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं एक आध किताब में, वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट। इसका काम क्या है भाई, जितना हमारे को करंट की जरूरत है या एडजस्ट करना है, उस तरीके से हम इस रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा करके करंट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। क्योंकि सर्किट में अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो फिर करंट फ्लो की अमाउंट कम हो जाती है। तो हमारे को जैसी जरूरत है उस हिसाब से हम रेजिस्टेंस को या इस रियोस्टेट को यूज करके, बाय यूजिंग दी वेरिएबल रेजिस्टेंस को ही रियोस्टेट बोलते हैं, वी कैन मेक श्योर हाउ मच इज द करंट इन द सर्किट। और ये पूरा सर्किट जो है एक वुडन के बोर्ड के ऊपर लगा रहता है, लकड़ी के बोर्ड के ऊपर। अब ये वो बैटरी है जिसके बारे में हमें पता है कि इसका इतना पोटेंशियल है और ये कितना वेरी करेगा। अब मान लिया ये टोटल लेंथ जो है वायर की वो L है, और इस बैटरी का पोटेंशियल जो कि नोन है अभी तक हमारे लिए, इसका अभी अननोन अभी बीच में नहीं आई है, और इसका जो पोटेंशियल है मान लिया वो V है। अब ये पोटेंशियल V क्या रिप्रेजेंट करता है, ये पोटेंशियल रिप्रेजेंट करता है भाई यहाँ पे V पोटेंशियल, और ये जाते 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 पूरे वायर से होते हुए फाइनली ये 0 हो जाता है। तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, V माइनस 0 V। इसीलिए इस बैटरी के पोटेंशियल को क्या बोलते हैं हम, V। तो मतलब L लेंथ में उसका पोटेंशियल कितना ड्रॉप हुआ, V। इसका यही मतलब हुआ, क्योंकि टोटल लेंथ मान लिया इसकी L है, तो L लेंथ में उसका पोटेंशियल ड्रॉप हुआ V। तो 1 या यूनिट लेंथ में उसका पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा, V बाई L। और ये जो एक क्वांटिटी है ये हमारे बड़े ही काम की है। इस V बाई L को हम लिखेंगे बार बार K से रिप्रेजेंट करेंगे। K इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। इससे क्या रिप्रेजेंट होता है कि यूनिट लेंथ में, यूनिट मान लिया ये 1 मिलीमीटर, फिर 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, तो हर मिलीमीटर में कितना पोटेंशियल इसका घटता जा रहा है, और घटते घटते लास्ट में 0 हो जाता है। यहाँ मैक्सिमम प्लस V और घटते घटते 0। तो हर यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है ये उसको रिप्रेजेंट करता है। और इस क्वांटिटी का एक स्पेशल नाम है पोटेंशियल
ग्रेडियंट। तो इस बैटरी के बारे में हमें पता चल गया कि ये बैटरी कहीं पे भी अगर इसकी लेंथ यहाँ पे है तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे अगर हमें पोटेंशियल पता करना है, क्या करेंगे, लेंथ को मेजर कर लेंगे। लेंथ को मेजर करने के बाद यूनिट लेंथ का तो हमें पता चल ही गया कि एक mm लेंथ में तो V/L है। मान लिया यहाँ तक 20 mm आई तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V/L × 20। इस तरीके से कहीं का भी हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पे इतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब हम क्या करते हैं, अब वो बैटरी लेके आते हैं जिसका पोटेंशियल या जिसका EMF हमें मेजर करना है। अब क्या करो, एक अननोन बैटरी को लेके आओ। ये अननोन बैटरी है, यहां से इसको कनेक्ट कर दो इसके साथ। देखो मैंने पॉजिटिव लगाया है, ये पॉजिटिव था, जिधर इसका पॉजिटिव था उधर ही इसका पॉजिटिव लगाया है। ये आपको बड़े ही ध्यान से देखना है। अब देखो आप अगर इस यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, इसको आप अगर कहीं पे टच करते हो, मान लिया इसको कहीं पे भी आप टच कर करके देखते हो इसको, ये ए से लेके बी तक, ये ए पॉइंट इनिशियल है और ये बी पॉइंट फाइनल है। इस सर्किट में ये बैटरी जो करंट को फॉलो करवाना चाहती थी, ये वाली, ये ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे आ रहा था, फिर ऐसे जा रहा था, और फिर ऐसे, और फिर ऐसे था। ये वाली बैटरी क्या करेगी, ये वाली बैटरी इधर इसका पॉजिटिव आ गया तो ये इधर तो इसका पॉजिटिव ऐसे आया और इसका पॉजिटिव ऐसे, मतलब इसका करंट ऐसे, तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे। अब अगर ये अपोज करेंगे तो इसका मतलब क्या है, ये इसके अंदर करंट ऐसे फ्लो करवाना चाहता है और ये वाली बैटरी इसके अंदर ऐसे फ्लो करवाना चाहती है और ये इसके अंदर ऐसे फ्लो करवाना चाहता है। तो ये एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। और अगर हम इसको ऐसे टच कर करके अलग अलग लोकेशन पे एक ऐसा पॉइंट निकाल लें जहां पे गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाए, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन दिखाने का क्या मतलब है, अगर ये बैटरी स्ट्रॉन्ग है तो ये उस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाएगा जिस डायरेक्शन में इसकी वजह से करंट फ्लो हो सकता है। और दूसरा, ये बैटरी अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये उस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाएगा जिस डायरेक्शन में इसकी वजह से करंट फ्लो हो सकता है। तो इस पूरे सर्किट में कोई तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे इसकी वजह से भी उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप है और इसकी वजह से भी उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप है। तो उस पॉइंट पे हम क्या कह सकते हैं कि ना तो ये बैटरी करंट फ्लो करवा सकती है उस सर्किट में और ना ये बैटरी करंट फ्लो करवा सकती है उस सर्किट में। उस लेंथ को आप मेजर कर लोगे, क्योंकि हमारे पास ऊपर ये मीटर लगा हुआ है, स्केल लगा हुआ है। उस लेंथ को जब आप मेजर कर लोगे, उस लेंथ से मान लिया दैट लेंथ इज L, वेयर galvanometer is not showing any deflection। मान लिया वो लेंथ L है। अब हमें पता करना है कि इसका पोटेंशियल कितना है। हमें पता है पर यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, V/L। तो L लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, V/L × L, क्योंकि ये तो एक यूनिट एक mm के लिए है। टोटल कितनी लेंथ आई, L। तो पोटेंशियल अक्रॉस दी बैटरी कितना आ जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इनटू टोटल लेंथ, जो कि आपकी आएगी वेयर डिफ्लेक्शन इज 0। तो K की वैल्यू रख दो V/L × L। इतना पोटेंशियल होगा इस बैटरी का। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी बैटरी का पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए नॉन बैटरी या नॉन EMF। अब यहाँ पे हम इसको EMF क्यों बोल सकते हैं, EMF और पोटेंशियल में मैंने क्या फर्क बताया था, एक चीज बताई थी मैंने EMF और एक बताई थी पोटेंशियल। तो ये दोनों मैंने बोला था दोनों सेम ही चीजें हैं,
सिर्फ क्या फर्क होता है, जब बैटरी के अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा होता उस टाइम पे उसका जो टर्मिनल के जहाँ पे जो दो टर्मिनल हैं उनके बीच का जो पोटेंशियल होता है उस टाइम पे उसको बोलते हैं हम ईएमएफ, जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है। जैसे ही करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो पिक्चर में आ जाता है, एक्शन में आ जाता है, जिसकी वजह से कभी भी उसकी एग्जैक्ट ईएमएफ जो होती है वो नहीं हम देख पाते। तो अब इसका मतलब अगर ईएमएफ आपको मेजर करना है तो आप एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो कि बैटरी से करंट भी हमारा फ्लो ना हो और उसके आप पोटेंशियल या ईएमएफ को मेजर कर लो। अब देखो ये दोनों बैटरी इस सिचुएशन में ये ना तो इधर करंट फ्लो करवा पा रही है और ना ये इधर करंट फ्लो करवा पा रही है, मतलब करंट क्या रुका हुआ है। ये एक तरीके से आप ऐसे समझो कि ये इधर प्रेशर लगा रही है और ये इधर प्रेशर लगा रही है, दोनों का प्रेशर रुका हुआ है। एक ये जैसे इधर ये प्रेशर लगाता है इधर ये लगाता है, तो देखो इस सिचुएशन में फोर्स दोनों का लगा हुआ है, इसका भी लगा हुआ है और इसका भी लगा हुआ है, लेकिन चल तो नहीं रही ना, दोनों रुके हुए हैं। तो ये जो सिचुएशन है अब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, ना तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है और ना इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो अब जो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल आएगा उसका नाम है ईएमएफ। तो ईएमएफ हम इस तरीके से मेजर कर सकते हैं, ना तो करंट स्टार्ट हुआ, फ्लो भी नहीं हुआ और हमने उसको मेजर भी कर लिया। तो ऐसे हम ईएमएफ को मेजर कर सकते हैं। अगर करंट स्टार्ट हो जाए तो फिर वो पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है और उसमें तो फिर क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ में जितनी भी सिचुएशन होती है जहां पे भी करंट मेजर होता है I/R करके आप पोटेंशियल ही निकाल सकते हो। तो ईएमएफ मेजर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, दैट डिवाइस इज नोन एज पोटेंशियोमीटर। तो ये पोटेंशियोमीटर क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका प्रिंसिपल बड़ा ही सिंपल है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट आप निकाल लो, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, आपके पास आ जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। जिस भी बैटरी का निकालना है उसको आप सर्किट में लगा के इसके अपोजिट डायरेक्शन में, देखो इसका पॉजिटिव इसका पॉजिटिव, मतलब अपोजिट हो गया ना, जिस डायरेक्शन में ये करंट फ्लो करवाना चाहता है ये उससे अपोजिट डायरेक्शन में करवाना चाहता है। तो ऐसा लगा के एक ऐसा पॉइंट सर्च कर लो जहां पे ना तो ये करंट फ्लो करवा पाए ना ये करंट फ्लो करवा पाए। इस बात की एश्योरिटी कौन देता है, ये गैल्वेनोमीटर देता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि ना तो इसकी डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ ना इसकी डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ। तो वो ऐसा पॉइंट आप जहां पे सर्च कर लोगे उस लेंथ को आप मेजर कर लो, ऊपर हमारे पास ये मीटर स्केल दिया हुआ है, उस लेंथ को आप पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा नेट पोटेंशियल ऑफ दैट बैटरी। तो बड़ा ही सिंपल है ये, बस इस तरीके से आप इसको मेजर कर सकते हो। अब इसमें एक छोटा सा टर्म आता है सेंसिटिवनेस ऑफ द पोटेंशियोमीटर। सेंसिटिवनेस ऑफ द पोटेंशियोमीटर या सेंसिटिविटी भी बोलते हैं इसको, सेंसिटिवनेस या सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसका क्या काम है, ये क्या चीज है, ये एक्चुअल में क्या है कि किसी भी पोटेंशियोमीटर के द्वारा कितनी कम से कम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल को मेजर किया जा सकता है, वो उसको क्या बोलेंगे, वो उस पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बोलेंगे या सेंसिटिवनेस बोलेंगे। जैसे एक पोटेंशियोमीटर है वो जो है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट के बाद अगली रीडिंग दिखाता है 5.5, जैसे ऐसे बना रहता है ना 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे पूरा कर देते हैं इसको। तो ए इसके अंदर ये हमारे पास इंडिकेटर लगा रहता है जिसको हिंदी में हम सुई बोलते हैं। भाई जब भी इसमें पोटेंशियल आएगा, पहले कुछ भी नहीं था 0, फिर इसने दिखाया थोड़ा सा ही पोटेंशियल अगर आया, मान लिया इसने दिखा दिया 5, बीच में तो नहीं दिखाया इसने। दूसरा एक वो ऐसा है, ये 0, ये 1, 2 और ये 5, इस तरीके से 6, 7, 8, 9, 10। अब ये जो है दूसरा
इसके अंदर जब पोटेंशियल आया तो इसने 5.1 दिखा दिया। तो ये अगर ये 5 के बाद अगर कुछ आता है तो डायरेक्ट 10 दिखाता है, और ये 5 के बाद 5.1 दिखाएगा, 5.6, 5.2, 5.3 ऐसे करते करते ये 10 तक जाता है। लेकिन इसने 5 के बाद डायरेक्ट क्या दिखा दिया, 10 दिखा दिया, 15 दिखा दिया, 20 दिखा दिया। लेकिन ये 5, 6, 7, 8 ऐसे गया। ये सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये 5 के बाद 6 दिखा रहा है और ये 5 के बाद डायरेक्ट 10 दिखा रहा है। तो कौन ज्यादा सेंसिटिव है? ये तो थोड़ा सा भी पोटेंशियल आया तो इसने दिखा दिया, 5 के बाद 6 आया तो इसने दिखा दिया। लेकिन इसने 5 के बाद 6 आया नहीं दिखाया, 7 आया नहीं दिखाया, 9 आया नहीं दिखाया, जब 10 आएगा ये तभी दिखाएगा। तो ये कौन सा, ये ज्यादा सेंसिटिव है। इसके पास अगर 1 वोल्ट भी आया तो इसने दिखाया। तो इस तरीके से सेंसिटिवनेस क्या होती है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हो सकती है। ये आपको मैं इसलिए डिटेल में बता रहा हूं कि आप कहीं पे भी इसको अप्लाई कर सकते हो। सेंसिटिवनेस किसी इंस्ट्रूमेंट की होती है जिस भी चीज को वो मेजर करता है, उस चीज की कम से कम वैल्यू को अगर उसको मेजर करने की कैपेबिलिटी है, जो जितनी कम से कम छोटी छोटी वैल्यू को मेजर करेगा वो उतना ही ज्यादा सेंसिटिव है। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, हमारे पास एक तो दुकान वाले ये जो सब्जी वाले होते हैं 100 ग्राम मेजर कर लेंगे, 100 के बाद वो क्या करेंगे 150 ग्राम। कोई और अच्छा होगा, मान लिया उसके पास शायद 25 ग्राम, मैंने तो नहीं देखा, शायद 100 के बाद वो क्या करता है सीधा 150 ग्राम मेजर करता है। बीच में 120 ग्राम है या 130 ग्राम है वो नहीं मेजर कर पाता। फिर आप क्या करो, सुनार के पास चले जाओ, वो 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, ऐसे तोले में वो मेजर करता है। उससे भी अच्छे किसी लैब में चले जाओ आप, 10 ग्राम के बाद 11 ग्राम है, वो उसको भी दिखाएगा। 12, ऐसा नहीं है कि वो 10 ग्राम मतलब 1 तोला उसके बाद सीधा 2 तोला, ऐसा नहीं। 10 ग्राम, 11 ग्राम, 12 ग्राम, 1.5 तोला है, 1.25 तोले, हर चीज को दिखाता है। और अच्छी किसी लैब में आप चले जाओगे जहां पे बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट किसी चीज की जरूरत है, वो 11 ग्राम के बाद भी 11 ग्राम के बाद कितने मिलीग्राम है, 11.2, 11.3 ऐसे दिखा सकता है। तो ये जितना ज्यादा एक्यूरेटली बताते हैं ये क्या है, उतने ही ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि ये कम से कम वैल्यू को मेजर कर पाते हैं। तो इस तरीके से सेंसिटिविटी होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, कि हाउ मच लेस या मिनिमम अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी दैट इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर, दैट इज नोन एज सेंसिटिवनेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कि कितनी कम से कम वैल्यू से भी उसको फर्क पड़ता है। अब ये डिवाइस ऐसी है, 5 के बाद 6, 7, 8, 3, 4 यूनिट तक इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, मतलब ये सेंसिटिव नहीं है। इसको 5 के बाद जैसे ही 6 आया इसको फर्क पड़ता है, इट इज सेंसिटिव, ये शो करती है, ये शो नहीं करती 9 तक। 9 के बाद जब 10 आएगा तभी इसको कुछ फर्क पड़ेगा, इसकी मतलब सेंसिटिविटी इतनी कम है, 5 के बाद ये 10 ही दिखाएगी। तो अब हम इसी चीज को पोटेंशियोमीटर में सेंसिटिवनेस का क्या मतलब है, देखो पोटेंशियोमीटर की रीडिंग क्या है, V/L × L, ये है पोटेंशियोमीटर की रीडिंग। और हम चाहते हैं, पोटेंशियोमीटर अच्छे से समझ गए हम, मिनिमम जितनी भी रीडिंग दिखाने की कैपेबिलिटी है, दैट इज नोन एज सेंसिटिवनेस ऑफ द पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिवनेस ज्यादा कैसे हो सकती है, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिवनेस बोला है मैंने, सेंसिटिव हम चाहते हैं वो ज्यादा सेंसिटिव हो, तब उसका मतलब क्या है कि वो ज्यादा कम से कम रीडिंग दे, शो करे। तो इसलिए उसको अगर हम ऐसा चाहते हैं, इफ वी वांट मोर सेंसिटिव, हम क्या चाहते हैं कि इसके द्वारा जो रीडिंग शो की गई है वो छोटे से छोटी, 5 के बाद 5.1 आए, 5.2 आए, फिर ऐसे करते करते 5.9 आए, फिर 6 आए, 6 के बाद फिर 6.1 आए, तो वो और ज्यादा अच्छा होगा। जैसे ये तो 0 से 5, 5 से 10, ये 0 से 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद सीधा 7, लेकिन हम क्या चाहते हैं, ये 0, ये 5, 5 के बाद 6 से पहले भी 1, 2, 3 ऐसे, इसके बीच में भी 10 पॉइंट हो, तो 5.1, 5.2, 5.3 ऐसे पता चलेगा ना। तो वो छोटे से छोटी रीडिंग कब हो सकती है, जब ये चीज जो है छोटे से छोटी हो। और ये तो देखो L है, ये तो वो फिक्स्ड अमाउंट है लेंथ की जहां पे पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला है, उसको तो आप मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है कम से कम होना चाहिए। ये कम से कम कब हो सकता है, या तो ये ऊपर वाली क्वांटिटी छोटी हो और या नीचे वाली क्वांटिटी बड़ी हो। तो आप क्या कर सकते हो, नंबर 1 तो लेंथ ऑफ द वायर
शुड बी मोर। इसीलिए मैंने क्या किया, 5 बार उसको ऐसे घुमा के दिखाया। उससे क्या मतलब था, 5 मीटर का था वो। आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर आप 1 मीटर का भी तो ले सकते थे ना। 1 मीटर का लेंगे तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा पर यूनिट लेंथ में, और फिर आपको जो माइन्यूट डिफरेंस है वो नहीं पता चलेगा। और वो माइन्यूट डिफरेंस ही तो सेंसिटिवनेस है ना। तो लेंथ ऑफ द वायर शुड बी मोर। दूसरी बात, ये हम कम से कम चाहते हैं, ठीक है लेंथ बड़ा बना दिया, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं बना सकते क्योंकि अननेसेसरली वो फिर बहुत ही ज्यादा कंजस्टेड ऐसे हो जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा वो इंस्ट्रूमेंट, तो वो इजी टू हैंडल नहीं रहेगा। दूसरा, ये कैसे कम हो सकता है वोल्टेज, ये कम जब हो सकता है, हमें पता है V इजिकल टू I इंटू R होता है। तो आप क्या करो, इस सर्किट के अंदर ऐसा रेजिस्टेंस लगाओ, वो जो वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट मैंने बताया था, ऐसा लगाओ कि उसमें कम से कम करंट फ्लो, और कम से कम करंट फ्लो होगा तो फिर कम से कम पोटेंशियल जनरेट होगा, मतलब पोटेंशियल ज्यादा ड्रॉप हो जाएगा उसके बीच में। तो आप रियोस्टेट की मदद से, वेरिएबल रेजिस्टेंस की वजह से उसमें आप पोटेंशियल की वैल्यू को कम कर सकते हो बाय रिड्यूसिंग द करंट। और दूसरा, आप जितना ज्यादा लंबी लेंथ हो सकती है उतनी ज्यादा लंबी लेंथ लो। तो ये 2 तरीके हैं जो आप अप्लाई करके पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिवनेस को बढ़ा सकते हो। तो आज इसको वीडियो को मैं यहीं रोक देता हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो अपलोडिंग में प्रॉब्लम होती है, और इसी के साथ मैं दूसरी वीडियो बना देता हूँ आपके लिए, तो वो एक दिन बाद अपलोड हो जाएगी। थैंक यू।